नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्लास 6 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और मैं इसी तरह रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को एनसीईआरटी के चैप्टर्स कराता रहूंगा। अब आप समझिए बातों को। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जो एनसीईआरटी की सीरीज चलाते हैं। उसमें और मेरे इस सीरीज में क्या डिफरेंस है, पहले दो जगह पे ये डिफरेंस आपको मिलेगा। नंबर वन, मैक्सिमम चैनल्स क्या करते हैं, बुक से नोट्स बनाते हैं, नोट्स के आधार पर ही आपको पढ़ाते हैं और वो नोट्स आपको मिलता भी नहीं है। तो ये एक दिक्कत होती है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, वो लोग एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। तो मैंने ये दोनों प्रयास किया है। यहाँ पे मैं हर चैप्टर के शुरुआत में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दूंगा जो पूरा का पूरा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से होगा। मतलब यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है उसी के पर्सपेक्टिव से ये सारे क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर पढ़ाने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको कराऊंगा। तो आपका इस तरीका से करीब करीब 5000 से लेकर के 10,000 क्वेश्चंस तक का प्रैक्टिस मेरी इस सीरीज में हो जाएगा साथ साथ में। प्लस आपको नोट्स बनाने का झमेला नहीं है, आप अपने बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, और जो अंडरलाइन कीजिएगा वही पढ़ना है। सेकेंडरी चीज, मैं एनसीईआरटी हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक बार इंग्लिश में ही बनाऊं एक बार हिंदी में ही बनाऊं। मैं सब कुछ हिंदी में ही बता रहा हूं। तो आप क्या कीजिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं सिर्फ इसको सुनते जाइए और एग्जैक्टली इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन है हिंदी वाला, तो आपको आसानी से चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में अब देखिए ध्यान से, पहले आपका एमसीक्यू मैंने दे दिया। इस चैप्टर में अभी 2 ही क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में 7 क्वेश्चंस है। चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। बच्चों, और एक बात आपको बताऊंगा कि इसी चैनल पे आपको और एक हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज मिलेगा। वो लेक्चर सीरीज प्योरली रेलवे और एसएससी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। वो बना रहा हूँ रेलवे एंड एसएससी का। तो उसमें और इसमें डेट्स को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। डेट्स के साथ लफड़ा क्या होता है वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में अलग अलग बुक्स में डेट्स अलग अलग होती हैं। तो डेट्स यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम, सॉरी, नेम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इवेंट्स, यूपीएससी टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं। आपको एक स्टोरी की तरह चीजों को समझते जाना है। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आप उसको देखते जाइएगा। अब नाम का मतलब ये नहीं कि सारा ही नाम बेकार का है, बट बहुत डीपली जाकर के नामों का कोई फायदा नहीं है। जैसे कौन किसका बेटा है, किसने किसको मारा, किसकी तलवार कितने किलो की थी, ये सब फालतू की जो बकवास चलती रहती है सोशल मीडिया पे, वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ नाम आपको इंपॉर्टेंट होंगे वो बताता जाऊंगा, आपको जस्ट उतना ही पढ़ना है। कुछ कुछ इवेंट्स होंगे उसको भी बताता जाऊंगा, जो इवेंट्स काम का नहीं होगा उसको कटवा दूंगा। तो आप थोड़ा सा अंतर मेंटेन कीजिएगा। रेलवे एसएससी और पीसीएस का, रेलवे एसएससी और स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, डब्ल्यूबीसीएस हो, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे फैक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब फैक्चुअल चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रटना पड़ता है। यूपीएससी में आपको रटना नहीं है, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट का ज्यादा कीमत है। आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहा है, वो फैक्चुअल चीजों का जमाना जा चुका है। तो फिर से बता रहा हूँ, इसी चैनल पे जो मेरा हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज है
वो प्योरली रेलवे, एसएससी और पीसीएस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये लेक्चर सीरीज एकदम एनसीईआरटी में जो लिखा है वैसे ही आपको बता रहा हूँ, तो कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर करता चलूंगा कहाँ क्या कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। भाई चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जस्ट इतना सा बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री हमारे पास्ट का स्टडी है, लेकिन क्या सारे पास्ट को हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे? नहीं, केवल उसी पास्ट को हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे जो कंफर्म है कि ये हुआ है, जिसके लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर्स में लिखा हुआ है उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब देखो, जो मैंने क्रॉस कर दिया उसको आप एक बार तो पढ़ लीजिएगा, बट पढ़ने का नहीं है। वेयर डिड पीपल लिव। बच्चों, सबसे पहले आप मैप में देखो कि नर्मदा रिवर आपकी कहाँ फ्लो कर रही है। भाई मैप बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो देखो, ये आपकी नर्मदा रिवर है। देखो, find the river Narmada on map. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स का मतलब क्या होता है कि पहले के जो लोग थे वो गैदरिंग और हंटिंग के द्वारा, गैदरिंग क्या चीज का? जंगलों में जो कंदमूल था वो और जानवरों को मार करके अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए पहले के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? गैदरर्स और हंटर्स। गैदरर्स एंड हंटर्स। तो ये आपको ज्यादातर किस एरिया में पाए जाएंगे? देखो, कोई भी सभ्यता वहीं पनपती है जहां पे नदियां बहती हों। हमेशा याद रखना, नदियों के पास ही कोई सिविलाइजेशन जन्म लेती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? सिंधु घाटी के आसपास में। इसके अलावा भी उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था, बट हम लोग सिंधु घाटी से इसकी शुरुआत मानते हैं। इसी तरह वैदिक सिविलाइजेशन गंगा वैली में। तो नदियों का बड़ा महत्व है, आप इसको समझिएगा। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। अब मैप में ही देखो सुलेमान और किर्थर कहाँ पे है। सुलेमान एंड किर्थर, देखो ये हमारा इंडिया है और ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ेगा सुलेमान और ये किर्थर। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. मतलब 8,000 साल पहले सबसे पहले इंसान ने क्या बनाना चालू किया? ग्रो किया था क्रॉप, व्हीट और बार्ले। ये कौन सा एरिया? सुलेमान और किर्थर हिल्स वाला एरिया है। और लोगों ने यहीं पे जानवरों को पालना भी चालू किया, जैसे सिख, गोट और भी कैटल्स है, और लोग गांव में रहने लगे। अब लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल। भाई गारो हिल्स आपको पता है, गारो हिल्स कहाँ है? ये आपका गारो हिल्स है। अब विंध्या आपका सेंट्रल इंडिया में है, ये आपका विंध्याचल पर्वत है। तो गारो हिल्स और विंध्यास के बारे में क्या बोल रहा है? ये देखो, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप किया था। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्या के नॉर्थ में सबसे पहले चावल की खेती हुई थी। तो एक बार मैं जस्ट आपको ऊपर से फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने, कि नर्मदा रिवर के वैली में, नर्मदा घाटी में लोग रहना जब स्टार्ट किए तो वहां पे
जो लोग थे वो गैदरर और हंटर्स थे। गैदरर का मतलब होता है जो जंगलों में जाकर के कंदमूल इकट्ठा करते थे, फल पेड़ वगैरह से इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके जीवन यापन करते थे। इसके बाद सुलेमाना किरथर की जो पहाड़ियां नॉर्थ वेस्ट में, वहां पे लोगों ने अनाज उगाना चालू किया, वीट और बार्ले यानी गेहूं और जौ। कब? आज से 8,000 साल पहले। और उन्होंने जानवरों का पालन पोषण भी स्टार्ट किया, यानी डोमेस्टिकेशन, शीप, गोट और कैटल्स का मतलब होता है जो भी जानवर दूध वगैरह देते हैं। गारो विंध्या हिल्स का बात कर रहा है। विंध्या के नॉर्थ में क्या उगाना चालू किया गया? राइस। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब बच्चों बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा ट्रिब्यूटरी क्या होती है। तो अगर एक मेन रिवर में दूसरी रिवर अगर आकर के जुड़ जाए तो जो दूसरी रिवर जो जुड़ती है उसको मेन रिवर का ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। बोल रहा है about 4,700 years ago some of the earlier cities flourished on the bank of these rivers। 4,700 साल पहले। तो अगर ऐसे बात करें 4,700 साल पहले और हम लोग हैं 2021 में, हम 2000 ही मानते हैं, तो ये 2700 साल पहले। बच्चों आपको पता है ये एडी है और ये बीसी है। एडीबीसी में आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2700 साल पहले कौन सी सिटीज फ्लोरिश की थी? कोई बता सकता है आप लोगों में से? कमेंट कीजिए। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2700 बीसी के आसपास डेवलप की थी। बच्चों याद रखोगे एंशिएंट हिस्ट्री में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, डेट्स का कम महत्व है। मतलब अलग अलग बुक्स में डेट्स अलग अलग हो जाती हैं। खुद अगर एनसीईआरटी, ये न्यू वाली एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको डेट्स अलग मिल सकता है। कुछ एक जगह ही है जहाँ पे कंफर्मेशन है कि हाँ यही डेट होगा। तो डेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं उलझना है, समय के साथ वो आपका ठीक होता जाएगा। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। भाई गंगा रिवर देखो, ये हमारी गंगा रिवर है, यहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये गंगा रिवर है। मैंने कहा ये मेन रिवर है। और सोन क्या है? इसमें जा करके मिल रही है, तो मेन इसको बोलेंगे मेन रिवर। मेन रिवर। और जो इसमें जा करके मिलती है इसको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। तो हमेशा मेन रिवर में जो नदी जाके मिलती है वो ट्रिब्यूटरी होती है। तो गंगा और सोन की चर्चा यहाँ पे हुई। क्यों चर्चा हुआ? कि गंगा के साउथ में एक बहुत ही फेमस किंगडम बसा हुआ था, मगध साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जिसका हम लोग बात करते हैं वो मगध में ही बसा हुआ था। और मगध कहाँ था? ये सभी को पता है, बिहार में। देखो, साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ में मगध था। और इसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे। उन्होंने बहुत ही बड़ा किंगडम एस्टेब्लिश किया। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य। आगे बोल रहा है थ्रूआउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। मतलब इस कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, सॉरी, इस सब कॉन्टिनेंट में लोग हमेशा ट्रेवल करते रहे। कहां से? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। क्यों भाई? कभी अपना जीवन यापन के लिए, कभी किसी नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, कभी किसी दूसरे की जमीन को जीतने के लिए, व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए, रिलीजियस टीचर्स अपनी शिक्षा को गांव-गांव, शहर-शहर देने के लिए। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा, गौतम बुद्ध गांव-गांव जा करके अपने धर्म की शिक्षा देते थे।
कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी, डिस्कवरी करने के लिए भी अलग अलग प्लेसेस पे जाते रहे हैं। आप लोगों ने कोलंबस का, वास्को डी गामा का नाम सुना ही होगा। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। भाई इससे आइडिया शेयर होता है, साथ ही साथ कल्चर भी तो शेयर होता है। कल्चर यानी संस्कृति, हम लोग एक दूसरे की संस्कृति को जान पाते हैं। आज देखोगे हम लोग जो बर्गर खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये अमेरिकन संस्कृति है, यूएसए की। इसी तरह हम लोग चाउमीन, मोमो वगैरह जो खाते हैं, ये कहाँ की संस्कृति है, ये कहाँ का फूड है, ये चाइना का है। तो ये हमारे यहाँ आया कैसे? ये यही चीज है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे आइडियाज का, थॉट्स का, फूड हैबिट्स का, ड्रेसिंग का, सबका आदान प्रदान होता रहता है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? आजकल तो सभी को इको बिजनेस अपना खड़ा करना है। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब अगर मैप पे सही से देखोगे आप लोग तो देखो, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट में पहले हम लोग की सीमा अफगानिस्तान तक लगती थी। तो यहाँ पे, यहाँ से ये पूरा हिमालय वगैरह, आप आगे चले जाओ, ये हिमालय का एरिया है, फिर यहाँ ये सारा आपका माउंटेनस एरिया है, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे क्या है, पानी ही पानी है। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो हम भारत प्रायद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? नेचुरल बैरियर से, प्राकृतिक अवरोधों से। आज के डेट में ये चीज पॉसिबल है कि आप हेलीकॉप्टर से या बड़े बड़े जहाजों से क्रॉस कर पाते हो सारी चीजों को। पहले बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल नहीं था, बट पहले एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत ही मुश्किल था। नेम्स ऑफ द लैंड, मतलब हम जहां रहते हैं इसको पहले पूर्व में और आज भी इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता था। आज के डेट में हम लोग इंडिया और भारत ऐसे डिस्कस करते हैं कि शहरों में इंडिया रहता है, गांव में भारत रहता है, इस तरीके से कहा जाता है। अब देखो, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडस से इंडिया बना है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। सिंधु नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ग्रीक लोग क्या करते थे, सिंधु को इंडस कहते थे, और इंडस के चलते क्या हो गया, भारत का नाम इंडिया हो गया। Find Iran and Greece in the atlas. The Iranian and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and also were familiar with the Indus called it the Hindus. तो ईरान के लोग यानी फारस के लोग हिंदूस कहते थे और ग्रीस के लोग इंडोस कहते थे, इसीलिए भारत का जो नाम पड़ा वो इंडिया पड़ गया। और भारत जो नाम पड़ा, ये आर्यों के आने के बाद एक बहुत बड़ा कबीला था, उस कबीले का एक राजा था भरत, उसी के नाम पे भारत नाम पड़ गया, जो कहाँ मेंशन है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब देखो, हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट है। बट क्या सारा पास्ट हिस्ट्री में आता है? नहीं आता। मैंने कहा वही पास्ट हिस्ट्री में आएगा जो दो कंडीशंस को फुलफिल करता हो। पहला, भाई जिसका एविडेंस हमारे पास हो। अब एविडेंस रहेगा तो इससे कंफर्मिटी हो जाएगी कि ये घटना हुई है। तो पहला एविडेंस और दूसरा कंफर्मिटी उसका। तो कोई भी इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो पता कैसे चलेगा? एविडेंस से होगा। अब एविडेंस कैसे होते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। आर्कोलॉजिकल हो सकते हैं। आर्कोलॉजिकल में
क्या क्या आता है भाई? फॉसिल्स आते हैं, मान लो कोई शहर है वो दब गया जमीन के भीतर, आपके स्टेचू आएंगे, इंस्क्रिप्शंस आएंगे, कॉइन्स आएंगे, ये सब उसी में आते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज यानी कुछ लिखा गया है। तो भाई आज तो पेपर है, पहले लोग कैसे लिखते थे? पहले लोग पाम लीव्स पे लिखते थे, पाम जो पेड़ है उसके पत्तों पे लिखते थे, और पत्तों पे लिखने के चलते वो जो स्क्रिप्ट बनी उसको हम लोग बोले मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब, मैन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हैंड। मैन्यू का मतलब हुआ हैंड। और ये लिखा कहाँ जाता था? पाम लीव्स पे या बार्क ट्री पे, बार्क ट्री के छाल पे। तो मैन्युस्क्रिप्ट समझोगे, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का पिक्चर दिया हुआ है कि पेड़ की छाल है, छाल के ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। रीजन है कि पेड़ की जो छाल है, चाहे पत्ते हैं, वो हजारों साल तक तो रहते नहीं है, तो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। फिर भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे स्क्रिप्ट हमको मिले हैं, तो उसके आधार पर इतिहास का लेखन होता है। और बाद में जैसे वैदिक पीरियड जो है, उस वैदिक पीरियड में किसी भी बुक को नहीं लिखा गया, वहां पे मौखिक परंपरा थी, मतलब ओरली ही लोग बोलते थे और वैसे चलता रहा, बाद में उसको लिखा गया। तो इसी तरह बुक्स वगैरह बनी। दिस बुक्स डील्स विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, सबके बारे में हमको जानकारी मिलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक वैद्य थे चरक, तो चरक की एक किताब है चरक संहिता, उसमें साइंस के बारे में, मेडिसिन और साइंस के बारे में जानकारी है। इसी तरह एक किताब है, आप लोगों ने सुना होगा, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में क्या है? राजा किस तरीके से काम करता है, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसी तरह सब कुछ है। पहले जो भाषाएं प्रचलित थी वो थी संस्कृत और प्राकृत। प्राकृत ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे, संस्कृत उच्च वर्ग में यूज होती थी। और साउथ इंडिया में तमिल, तमिलों का भी एक अच्छा खासा इतिहास है, हम लोग पढ़ेंगे संगम साहित्य तब। अब ये देखो इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये कोई पत्थर है और पत्थर पे आप कुछ खुदवा करके लिखवा लोगे, जैसे मैं लिख ले रहा हूं, शिक्षा की चाहत, संतोष सर, ये मैं पत्थर पे खुदवा दिया। अब भाई पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पेड़ की जो छाल रहती है, वो तो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट ये पत्थर पे लिखा हुआ डिस्ट्रॉय होगा क्या? नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये एक इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। इंस्क्रिप्शन कब का है? 2250 साल पहले, यानी 250 बीसी का है। और कहाँ पे मिला है? कांधार में मिला है। कांधार कहाँ पे है बच्चों? अफगानिस्तान में है। और ये इंस्क्रिप्शन है किसका? अशोक का। आप लोगों ने अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ा होगा। When we write anything, we use a script. Script consists of letter और साइंस। भाई हम जो लिखते हैं, जैसे हिंदी हम जो लोग लिखते हैं उसको कौन सा लिपि कहते हैं? स्क्रिप्ट कौन सा है? देवनागरी। और हम लोग जो बोलते हैं वो कहलाता है लैंग्वेज। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये दो भाषाओं में लिखी हुई है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट। कौन कौन सा? ग्रीक में और अरामाइक में। भाई लिखने का जो तरीका है, देवनागरी लिखने का तरीका, जैसे मैं लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने लिखा संतोष। तो बच्चों ये जो स्क्रिप्ट है ये देवनागरी है। इसी तरह आप अगर इसको देखोगे तो ऊपर का जो पोर्शन है यहां से, ये ऊपर अलग स्क्रिप्ट है, इसको वो ये ग्रीक स्क्रिप्ट है, और नीचे
अरामाइक स्क्रिप्ट है। तो एक ही पत्थर में दो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जैसे आप कभी देखे होंगे, आप स्टेशन पे जाओगे तो स्टेशन का नाम अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, बंगला में लिखा रहता है, वहां की लोकल लैंग्वेज में भी तो लिखा रहता है ना। इसी तरीके से तो अशोक ने अपने स्क्रिप्ट लिखवाए थे, मतलब अपने इंस्क्रिप्शन खुदवाए थे, और उसी के द्वारा हमको अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। Those who study these objects are called archaeologist। जो इसको पढ़ते हैं इनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। साथ ही साथ हमको मटके भी मिले हैं, कुछ इस तरह के मटके, ये आर्कोलॉजी का ही पार्ट आ जाता है। कुछ सिक्के मिले हैं, ये सब आर्कोलॉजी का पार्ट है। मैंने कहा भी था कि आर्कोलॉजी में वो सारी चीजें आती हैं, चाहे वो स्टेच्यू हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो फॉसिल्स हो, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस हो, ये सब कुछ आते हैं। हिस्टोरियंस हु स्टडी द पास्ट, ये तो पता ही है, वो किसी भी चीज के लिए सोर्स पे निर्भर करते हैं। मतलब कोई भी चीज जब वो बोलेंगे ना, इतिहासकार किसी भी चीज के बारे में जब जानकारी देते हैं तो बिना सोर्स के वो लोग दे ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा ना कि सारा का सारा पास्ट इतिहास नहीं है। इतिहास होने के लिए एक सोर्स होना, एक एविडेंस होना जरूरी है। सोर्स क्यों जरूरी है बच्चों? टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड, जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। और कंफर्म कैसे होता है? मैन्युस्क्रिप्ट से हो सकता है, यानी लिखा हुआ जो है, इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पे जो लिखा हुआ है, या आर्कोलॉजी मतलब जो हम लोगों को बहुत पहले की वस्तुएं पाई जाती हैं। आर्कोलॉजी में तो सारी वस्तुएं आएंगी, जैसे हड़प्पा का जानकारी हमको कैसे मिला? पूरा का पूरा शहर ही जमीन के भीतर दबा हुआ था, वहां से मिला। वन पास्ट और मेनी, ये पढ़ना नहीं है। व्हाट डू इट मीन, ये भी नहीं पढ़ना है। अब ये देखो बीसी और एडी, ये मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान देना। देखो जरा, अब देखो बच्चों क्या है। मान लो ईसा मसीह इस दिन जन्म लिए हैं, तो ये हो गया आपका 0, और ये हो गया 100 एडी, ये हो गया 1000 एडी, ये हो गया 2000 एडी, और ये हो गया 2021 एडी। तो जिस दिन ईसा मसीह जन्म लिए उसके बाद के जो साल हैं वो बढ़ते क्रम में रहते हैं, और इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है एडी। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या था? मान लो 100, 200, 2500, 5000। जब हम लोग उनके जन्म के पहले उल्टे क्रम में जाते हैं, इसको बोलते बीसी, बिफोर क्रिस्ट। तो ईसा मसीह का जन्म भाई सबको पता 25 दिसंबर को हुआ था। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसके बाद जो कैलेंडर हम लोग जो एक्चुअली कैलेंडर यूज करते हैं इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जन्म के बाद एडी होता है, जन्म के पहले बीसी होता है। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या है? इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जिस साल
जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद से। जैसे अगर आपको बोला जाए कि कोई चीज 2500 साल पहले घटित हुई थी, कोई घटना 2500 साल पहले हुई, तो भाई अभी तक तो हम लोग 2000 साल में ही हैं, तो 500 साल क्या हो गया, 500 ईयर्स, ये फिर बीसी में चला गया, यहाँ पे आएगा आपका 500 बीसी। एडी जो है वो एक लैटिन वर्ड है, एडी की जगह एक और वर्ड यूज होता है सीई, कॉमन एरा, तो इसको बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। मतलब एनो डोमिनी या कॉमन एरा का मतलब हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का साल, जीसस क्राइस्ट के जन्म का बाद का साल, और बीसी का मतलब क्या हो गया, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का साल, बीसी या बीसीई। अब देखो पहले क्या होता था, पहले लोग स्क्रिप्ट का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग सिंबल्स के साथ लिखते थे। अभी एक सिंबल निकाला गया है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर को डिनोट किया गया पी से, आधा चांद है ये टी से, शेर के लिए एल वर्ड यूज हुआ है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफरेंट। ये प्रोसेस जो है मतलब सिंबल्स के द्वारा लिखने के प्रोसेस को डेसिफरेंट बोलते हैं। और आज क्या हुआ है, अब जो इतिहासकार है, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये सिंबल्स को रीड करने में सफलता पाई है, तो वही लोग डिटरमाइन किए थे कि ये इस सिंबल का मतलब क्या होगा। जैसे देखो शेर यहाँ भी है, एल इसके लिए यूज हुआ है, शेर यहाँ भी है, इसके लिए भी एल यूज हुआ है। कौवा के लिए ए यूज हुआ है, यहाँ पे भी देखो कौवे के लिए एल ही यूज हुआ है। ठीक है, ये टॉलेमी और क्लियोपेट्रा मिस्र की बात हो रही है। इजिप्ट में देखो, इजिप्ट में एक टाउन है रोसेटा टाउन, वहीं पे ये मिला था, और 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ग्रीक और 2 इजिप्शियन लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये लिखते कैसे थे, ये लकड़ी का एक ढांचा बनाते थे और उसी के भीतर खुदाई करके लिखते थे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, scholars who could read Greek figured out that the names of the kings and queens were enclosed in a little frame called cartouche। लिटिल फ्रेम मतलब लकड़ी का ऐसे फ्रेम बना लिए, एक लकड़ी का फ्रेम है और इसी के भीतर नक्काशी करके खुद खोद करके क्या करेंगे, सबका नाम लिखते थे। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब देखो यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है, बट मैं आंसर्स ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और वहां पे अपने आंसर की चर्चा कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नर्मदा वैली अर्ली एग्रीकल्चर। भाई नर्मदा वैली में एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था क्या, गारो हिल्स में हंटिंग एंड गैदरिंग का बात कर रहे हैं। तो आपको अगर याद होगा तो नर्मदा वैली में हंटिंग और गैदरिंग करते थे लोग। गारो हिल्स में, गारो हिल्स और विंध्या का जो एग्जांपल दिया था वो राइस कल्टीवेशन के लिए दिया था। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है और ये वाला भी रॉन्ग है। मगधा द फर्स्ट बिग किंगडम, मैंने अभी आपको बताया मगध के बारे में, गंगा के साउथ में है और हमारा सबसे बड़ा किंगडम यही था पहला। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर सिर्फ सी नंबर होगा। ठीक, अब ये देखो, ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन ओनली स्क्रिप्ट, बोल रहा है कि जितने भी इंस्क्रिप्शन होते हैं उनमें सिर्फ स्क्रिप्ट रहती है, और inscriptions are inscribed on hard surfaces। तो बच्चों
इंस्क्रिप्शन में सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं रहती है, कोई कुछ पेंटिंग वगैरह मतलब कुछ और भी बनाया जा सकता है, बट सेकंड वाला कंफर्म राइट है कि हार्ड सरफेसेस पे बनता है, तो हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा, बी होगा। अब अगर कोई बच्चा थोड़ा डिटेल में जानना चाहता है तो वो नीचे की तरफ जा सकता है और ये पूरा डिटेल इसकी चर्चा है। देखो, we have seen that inscriptions are inscribed on hard surface, यानी बी ऑप्शन मेरा हमारा सेकंड राइट था। Many of these were inscribed several hundred of years ago, both script and language। स्क्रिप्ट के साथ साथ लैंग्वेजेस भी रहती हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं आगे पढ़ोगे तो देखो कहीं कहीं किसी का चित्र भी बना हुआ आपको मिल जाएगा, और 1 का सी था। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। पहला चैप्टर थोड़ा सा कमी रहा होगा, उसके लिए भूल चूक माफ करना, बट एक फ्लो में आने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 2 3 चैप्टर करने के बाद थोड़ा फ्लो मेरा बन जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन में कन्वर्ट होना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए आप लोगों का। कहीं कुछ फीडबैक हो तो आप दीजिएगा। जो लोग को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप करने के बाद आप मेरे नंबर को अगर सेव रखिएगा तो मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको ये सारा पीडीएफ मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।